नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर 8वां जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ रहे थे। 8वें चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था उदासीन बिंदु। जो उदासीन बिंदु था उसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस उसकी कुछ एक स्थितियाँ जो है वो प्राप्त करनी बाकी है कि उदासीन बिंदु आपको प्राप्त कहाँ करना है। तो देखिए, उदासीन बिंदु उदासीन बिंदु क्या होता है, किस प्रकार से अपने इसे प्राप्त करते हैं। तो उदासीन बिंदु के बारे में कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि उदासीन बिंदु का मतलब क्या होता है। देखिए, अपने जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है उन दोनों के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताती है। अगर कहीं पर भी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर और विपरीत हो जाए तो वहाँ से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी। अगर उस पॉइंट से जहाँ से कोई भी क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर रही है उसको देखें तो उसी को अपने किस नाम से जाना जाता है, उदासीन बिंदु के नाम से जाना जाता है। यानी उदासीन बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ से होकर के कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि उदासीन बिंदु जो है वो प्राप्त कहाँ होता है। तो उदासीन बिंदु जैसे अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जहाँ वीडियो खत्म हो रहा था वहाँ, कि उदासीन बिंदु डिपेंड करता है पृथ्वी के सापेक्ष कौन सी स्थिति पर आप लोगों ने उसे रखा है। सबसे पहले अपने देखते हैं कि यदि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रखा गया है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर या उत्तर की ओर, या तो उत्तरी ध्रुव लिख सकते हो या उत्तर की ओर रखने पर, यदि हम लोग क्या कर देते हैं, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कहाँ रख देते हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रख देते हैं, तो उसमें अपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, ये तो आपको पता ही है, दिशाएं होती है। ये तो दिशाएं होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि चुंबक जो होती है, चुंबक से क्षेत्र रेखाएं हमेशा एन से निकलती है और एस में क्या करती है, प्रवेश करती है। परंतु पृथ्वी में इसके विपरीत होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो एस होता है उससे एन की ओर क्या करती है, गति करती है, ठीक है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे अपने क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं, किसकी तुलना में, चुंबक की तुलना में। तो अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। और अपने क्या कर दिया, एक चुंबक लेते हैं, तो ये पृथ्वी की उत्तर दक्षिण है, अपने जहाँ पृथ्वी का उत्तर है उस ओर चुंबक का क्या रख देते हैं, उस ओर अपने चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जो है उसे रख देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा किया जाए तब आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए, यदि आप लोग ऐसा करते हो तो आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होगी। किस प्रकार से प्राप्त होगी, ठीक है। चुंबक से तो एन से निकलेगी, एस में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। एन से निकलेगी, एस में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। एन से निकलेगी, एस में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। चुंबक में तो हमेशा ऐसा ही होगा, एन से निकल करके किस ओर जाएगी, एस की ओर जाएगी। और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कहाँ से कहाँ होगी, तो उसकी दिशा होती है एस से एन की ओर। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी यदि दिशा की बात करो तो वो किस ओर होगी, तो वो होगी इस तरीके से, एस से एन की ओर। एस से एन की ओर, एस से एन की ओर क्या होगी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो आप लोग देख सकते हो कि जो चुंबक के निरक्ष की स्थिति है, निरक्ष पर ये दिशाएं क्या है, समान है। और
इससे क्या होगा, आपको दो उदासीन बिंदु प्राप्त हो जाएंगे चुंबक की अक्ष के अनुदिश, एक P और एक Q। ठीक है, आपको बस इनकी पोजीशन याद रखनी है कि आपको उदासीन बिंदु जो है वो कौन सी पोजीशन में कहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। तो यदि आप लोग क्या करते हो, पृथ्वी के उत्तर की ओर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव रख देते हो, पृथ्वी के उत्तर की ओर, ये पृथ्वी का उत्तर है, इस ओर आपने क्या कर दिया, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव रख दिया। तो इस कंडीशन में आपको दो उदासीन बिंदु मिलेंगे, एक P मिलेगा और एक क्या मिलेगा, Q मिलेगा। ये जो उदासीन बिंदु है यहाँ से होकर के कोई भी क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी, क्योंकि जो आपका निरक्ष है उस पर तो आप लोग देख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या है, चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बिल्कुल समांतर है, समान दिशा के अंदर। परंतु निरक्ष ये जो अक्ष है इसके अनुदिश आपको दो क्या प्राप्त हो जाते हैं, उदासीन बिंदु जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको बस यही पूछा जाएगा कि कौन सी कंडीशन में आपको उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होता है, या तो आपको ये पूछ लेगा कि यदि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव रख दिया जाए तो उसमें उदासीन बिंदु आपको कहाँ मिलेगा। तो आप लोग बता दोगे जो इसकी अक्ष है, इस अक्ष के अनुदिश दो प्राप्त होंगे, एक P होगा और एक Q होगा, जहाँ से होकर के कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी। सेकंड अपने इसमें देखिए, सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस आता है पृथ्वी का ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रखने पर। जो दूसरा केस इसमें आता है वो अपने पास में देखिए क्या आता है, दूसरा केस वो आता है चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रखने पर। अभी तो अपने क्या किया था, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर रखा था, अब अपने क्या कर रहे हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के उत्तर की ओर रख रहे हैं। ये अपने पास में जैसे क्या है, चुंबक है, ये N आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, ये N और S प्राप्त हो जाता है अपनी। अब अपने क्या करना है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बनाना है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाएं, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चुंबक जो है इस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से S में प्रवेश करवानी है इनको और N से क्या करना है, इनको बाहर निकालना है। ठीक है, और जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे करते करते ये बिल्कुल सीधी आ जाएगी। उस कंडीशन में भी आपको क्या होंगे, दो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। उस कंडीशन में भी अपने क्या होंगे, दो उदासीन बिंदु जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। पर अब की बार जो उदासीन बिंदु आपको प्राप्त होंगे उनकी दिशा अगर आप लोग देखोगे तो वो आपको कहाँ प्राप्त होने वाले हैं, वो आपको प्राप्त होने वाले हैं इन जगह पर। एक P यहाँ मिलेगा और एक Q आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि अब की बार आप लोग देख सकते हो कि जो चुंबक का अक्ष है, जो चुंबक का एक्स है वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, समान है। समान दिशा के अंदर दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ऐसा यहाँ भी है। ठीक है, तो अब आपका जो चुंबक होगा उस चुंबक के निरक्ष पर आपको दो उदासीन बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, एक P और एक Q, जहाँ से होकर के कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। तो इस कंडीशन में P और Q आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं, उदासीन बिंदु प्राप्त हो जाते हैं, जो आपको कहाँ मिलते हैं, जो आपको मिलते हैं चुंबक की निरक्ष पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि चुंबक को कहाँ रख दिया जाता, ऊर्ध्वाधर कंडीशन में रख दिया जाता। तो चुंबक को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने पर आपको उदासीन बिंदु कहाँ मिलता। चुंबक को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने पर
ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने पर, जैसे यदि अपने क्या करते हैं, चुंबक को बिल्कुल सीधा रख दे, ठीक है, चुंबक को उठाया और पृथ्वी पर रख दिया हम लोगों ने, और किस तरीके से रख दिया कि इसका एक ध्रुव तो रहे नीचे और एक रहे ऊपर, जैसे n ध्रुव जो है वो क्या हो, यदि बिल्कुल पृथ्वी के ऊपर आप लोग टिका दो, सीधा रख दो n ध्रुव को पृथ्वी पर, और कौन सी पोजीशन में, ऊर्ध्वाधर पोजीशन में। इसमें आपको उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, इसमें आपको एक उदासीन बिंदु मिलेगा, इसमें आपको क्या प्राप्त होगा, एक उदासीन बिंदु प्राप्त होगा जो इस ओर आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी आपको एक उदासीन बिंदु मिलेगा जो कहाँ होगा, जो n के ठीक दक्षिण की ओर आपको प्राप्त होगा। यदि चुंबक को ऊर्ध्वाधर आप लोग रखते हो तो उसमें आपको कितने उदासीन बिंदु मिलेंगे, सिर्फ एक उदासीन बिंदु मिलेगा जो कहाँ होगा, जो n के ठीक दक्षिण की ओर आप लोगों को प्राप्त होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र किसका है, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग बना रहे हैं ये है हमारे पास में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किसका है, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो है ये क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा कहाँ होती है, उसकी दिशा S से N की ओर होती है, और चुंबक जो होती है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर होती है। इस कंडीशन में आपको एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त हो रहा है और ठीक दक्षिण की ओर प्राप्त हो रहा है। और यदि आप लोग इसका उल्टा कर देते, यानी N की बजाय S को रख देते, उस कंडीशन में भी आपको एक ही उदासीन बिंदु मिलता जो उस दक्षिणी ध्रुव के ठीक किस ओर होता, उत्तर की ओर आपको प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक था उदासीन बिंदु। आगे अपने इसमें देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में, कि चुंबकीय द्विध्रुव जो है वो अपने पास में क्या होता है। अगला टॉपिक जो हमारे पास में है वो है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव, तो देखिए इसमें कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें दो वीज आती है, ध्रुव होते हैं जिनकी प्रबलता क्या होती है, जिनकी प्रबलता समान होती है। दो समान प्रबलता के वीज आती है, ध्रुव होते हैं जिनको अलग दूरी पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो वो क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। तो वो सभी संरचनाएं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखती है, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में यदि रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखती है, क्या कहलाते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। फिर से समझना इसे आप लोग, चुंबकीय द्विध्रुव को समझने से पहले आप लोग विद्युत द्विध्रुव मैंने आप लोगों को बताया था। विद्युत द्विध्रुव के अंदर मैंने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो उसमें दो समान परिमाण के आवेश थे और प्रकृति क्या थी, दोनों की विपरीत थी। एक प्लस था, एक माइनस था, और दोनों को क्या किया था, अलग दूरी पर रख दिया था। तो विद्युत द्विध्रुव हमारे पास में क्या था, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अलग दूरी पर रखने पर प्राप्त संरचना थी। चुंबकीय द्विध्रुव आपके पास में क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव में दो समान प्रबलताओं के चुंबकीय ध्रुवों को, और कौन से चुंबकीय ध्रुवों को, वीज आती है, दो समान प्रबलता के दो वीज आती है चुंबकीय ध्रुवों को, जिनके मध्य अलग दूरी हो, तथा वो सभी संरचनाएं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखती है, क्या कहलाते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे चुंबकीय सुई वगैरह होगी, छठ चुंबक वगैरह होगी, ये सभी आपके पास में क्या होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। सीधी सिंपल परिभाषा आपकी इसकी ये याद रख देते हो, याद रख सकते हो आप लोग कि दो समान प्रबलता के वीज आती है ध्रुव, जिन्हें अलग दूरी पर रखा जाए, क्या कहलाते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या याद रखोगे, दो समान प्रबलता के वीज आती है ध्रुव, जिन्हें अलग दूरी पर रखा गया है, क्या कहलाते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं।
आगे और आप लोग इसमें ऐड करना चाहो तो ये बात इसमें ऐड कर सकते हो, वो सभी संरचनाएं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखती है, क्या कहलाती है? चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, जैसे छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, ये सभी आपके पास में क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो अगला टॉपिक अपना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अपना टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और इससे पहले अपने बात कर लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ने से पहले जो अब तक अपने पढ़ते आए हैं उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि अपने बल आघूर्ण का मान ज्ञात किया था। ठीक है, अब लोगों ने किसका मान ज्ञात किया था? एक जो आयताकार फ्रेम था जिसके अंदर n फेरे थे और I धारा प्रवाहित हो रही थी और चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितना कोण बनाते हुए रखा गया था, जिसे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया था, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान कितना आया था? mb sin थीटा आया था, जिसे हमने mb sin अल्फा के रूप में लिखा था। अगर आपको याद हो तो mb sin अल्फा जो पहले कोस में आ रहा था, फिर उसमें साइन में हम लोगों ने इसे कन्वर्ट किया था। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? m की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? m की जगह आपको लिखना पड़ेगा NIA b sin थीटा, क्योंकि m क्या होता है? m तो अपने पढ़ने वाले हैं, m की तो बात करने वाले हैं, m की तो परिभाषा हम लोग लिखने वाले हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M इक्वल NIA, इसे तो हम लोग क्या करने वाले हैं? परिभाषित करने वाले हैं। तो अपने पास में जो कुंडली थी जिसमें n फेरे थे, तो उसके ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अपने कितना लिखा था? उसके ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण का मान NIAB sin थीटा हम लोगों ने लिखा था। उसके बाद देखिए जो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या था? ये समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं। विद्युत क्षेत्र में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई एक आयताकार कुंडली स्थित हो, या विद्युत क्षेत्र की सीधी सीधी बात कर ले तो विद्युत क्षेत्र के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई द्विध्रुव यदि थीटा कोण बनाते हुए स्थित है तो उस पर लगने वाले द्विध्रुव आघूर्ण टो का मान अपने कितना आया था? वो आया था PE sin थीटा। विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण जो था उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान कितना आया था? PE sin थीटा आया था। तो दोनों की यदि तुलना करके आप लोग देखो, दोनों की तुलना करके देखो तो टो की जगह टो है, साइन थीटा की जगह साइन थीटा है, विद्युत क्षेत्र की जगह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। P की जगह क्या आ गया? NIA आ गया। तो जो NIA है, जो NIA है ये तुल्य है NIA तुल्य है किसके? P के। और विद्युत क्षेत्र के अंदर तो इसे P से लिखते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इसे किससे लिखते हैं? M से लिखते हैं। ठीक है, जो M इक्वल NIA है यही अपना क्या है? यही धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है, जो हमारे पास में M इक्वल NIA है ये अपने पास में क्या है? ये मान जो है ये अपने पास में जो आयताकार कुंडली है उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान है। ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है। इसका मात्रक विमा आप लोग लिख सकते हो, n का तो कुछ होगा नहीं, इसका एम्पियर होगा और इसका मीटर स्क्वायर होगा। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका मात्रक आ जाएगा। अब अपनी बात कर लेते हैं परिभाषा की। परिभाषा की कि अपने पास में जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसको परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। तो आप लोग जान गए कि टो किसके इक्वल होता है? MB sin थीटा के इक्वल होता है। टो किसके इक्वल होता है? MB sin थीटा के इक्वल होता है। यदि थीटा का मान कितना रख दिया जाए? 90 डिग्री रख दिया जाए, और B का मान कितना रख दिया जाए? 1 टेस्ला रख दिया जाए, तो टो और M क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि थीटा 90 डिग्री रखें और चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला रखें तो जो बल आघूर्ण है वही क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ से आप लोग परिभाषित कर सकते हो किसको? जो चुंबकीय आघूर्ण है इसे। तो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर क्या कहलाएगा? तो आप लोग लिखोगे कि एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एकांक तीव्रता के या एकांक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष को, किसी चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष को क्षेत्र की, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष को क्षेत्र के लंबवत रखने पर, क्षेत्र के
लंबवत। किसे रखा है? चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष को लंबवत रखने पर उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है वो बल आघूर्ण किसके बराबर होता है? चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। फिर से समझना चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है? हम लोगों ने लिखा है कि थीटा इक्वल किसके? 90 डिग्री के। बी किसके इक्वल है? 1 टेस्ला की। तो टो जो है वही क्या कहलाएगा? एम कहलाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो कि एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, या देखिए एकांक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित या एकांक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। सीधी सीधी बात, यदि लंबवत वाली बात यहाँ से हटा देते हो तो सीधा सीधा मतलब ये है कि एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो बल आघूर्ण लगता है वो किसके बराबर आता है? वो चुंबकीय आघूर्ण के बराबर आता है। एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो बल आघूर्ण है वो किसके बराबर है? चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। परंतु आपको जो अक्ष है चुंबकीय द्विध्रुव की, इसे कहाँ रखना पड़ेगा? इसे रखना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, क्योंकि लंबवत रखोगे तभी यहाँ साइन थीटा का मान क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो टो इक्वल एम बी साइन थीटा आपने फॉर्मूला लिख दिया। ये सारी बातें आपने जो लिखी है वो परिभाषा के अंदर भी आनी चाहिए। तो इसे तो लिखोगे एकांक चुंबकीय क्षेत्र में, और थीटा इक्वल 90 डिग्री को रखोगे कि चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर, और इसे लिखोगे कि जो बल आघूर्ण लग रहा है वही क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की। छड़ चुंबक जो है उसका चुंबकीय आघूर्ण। अब देखिए यहाँ से एक बार फिर से आपके वो टॉपिक शुरू हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वो है छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। छड़ चुंबक जो होती है उसका चुंबकीय आघूर्ण देखिए किसके बराबर आएगा? तो छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम से इसको लिखते हैं। पहले यदि इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ तो इसकी परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगी आपके। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसके अंदर एम जो है वो ध्रुव प्रबलता है, एल जो है वो क्या है? प्रभावी लंबाई है। तो चुंबकीय जो छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है उसकी परिभाषा आप लोग किस प्रकार से लिखोगे? छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ये लिख रखा है आपने। स्मॉल एम क्या है? ध्रुव प्रबलता है। स्मॉल एल क्या है? प्रभावी लंबाई है। तो ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई को यदि गुणा किया जाए तो वो किसके बराबर आता है? वो राशि आपकी बराबर आती है छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की। और किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। और इसकी यदि दिशा की बात करोगे तो इसकी दिशा कहाँ से कहाँ आएगी? इसकी दिशा आने वाली है आपकी एस से एन की ओर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि इसकी दिशा किस ओर है? इसकी दिशा एस से एन की ओर है। जो चुंबकीय आघूर्ण आपके पास में आने वाला है छड़ चुंबक का, उसकी दिशा किस ओर आती है? एस से एन की ओर होती है। एस से एन ध्रुव की ओर आप लोग इसमें लिख सकते हो। स्पेशल केस देखिए, इसके अंदर कुछ एक स्पेशल केस आते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। जैसे ये तो अपने फॉर्मूला किसके लिए था? ये एन, ये एस, ये प्रभावी लंबाई और यहाँ स्मॉल एम। ठीक है, तो ये एम और एल को मल्टीप्लाई किया किसके बराबर? कैपिटल एम के बराबर। स्पेशल केस इसमें देखिए, अपने पास में एक चुंबक है, ये चुंबक है और इसे मैं काट देता हूँ। मैंने इस तरीके से इसे काट दिया जिसकी प्रभावी लंबाई एल थी और ध्रुव प्रबलता कितनी थी? एम थी। ठीक है, इसे मैंने काट दिया। अब देखिए यदि मैं इसे काट देता हूँ तो क्या होगा? अब ये दो चुंबक बन गई, ये एन है तो यहाँ क्या आएगा? एस। यहाँ एस है तो यहाँ क्या आने वाला है? एन। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि इस तरीके से आप लोग चुंबक को काट देते हो तो ध्रुव प्रबलता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परंतु प्रभावी लंबाई यदि ऐसे काट दिया तो प्रभावी लंबाई तो आधी कर दी ना आपने, कर दी आधी।
अब बात कर लेते हैं इसके चुंबकीय आघूर्ण के फॉर्मूले की। तो M1 से यदि मैं लिख दूं इसे, जो फर्स्ट चुंबक है इसके चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करें यदि, तो M1 से इसे मैं लिख रहा हूँ, M1 किसके बराबर आया, M1 बराबर आया ध्रुव प्रबलता गुणा प्रभावी लंबाई के, ध्रुव प्रबलता गुणा प्रभावी लंबाई। तो ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, प्रभावी लंबाई कितनी है, L/2 है। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना M1 इक्वल, ये किसके बराबर होता है भाई, कैपिटल M के बराबर होता है, तो M/2 कितना आया, M/2 आया। यहाँ जो दूसरी चुंबक आपके पास में, उसके लिए भी आप लोग देख सकते हो कि फॉर्मूला कितना आने वाला है आपके पास में, M/2 ही आने वाला है। सेकंड केस इसके अंदर देखते हैं कि सेकंड केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सेकंड केस देखिए इसका, अब क्या कर रहे हैं, यही चुंबक आपके पास में N और S, ध्रुव प्रबलता स्मॉल m, प्रभावी लंबाई स्मॉल l, और अब आपने क्या कर दिया, इसे इस तरीके से काट दिया। तो अगर आप इसे काटते हो तो आपके पास में दो चुंबक बन गई है, दो चुंबक बन गई, थोड़ी लंबाई कमी, ये मोटाई कमी रखना, दो बना दी अभी। तो प्रभावी लंबाई कितनी है अब दोनों की, L है दोनों की, क्योंकि अपने x के अनुदिश काटा है इसे, ठीक है। ये इसका N सिरा, ये इसका S सिरा, ये इसका N सिरा और ये इसका S सिरा। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से आप लोग इसे काट देते हो तो ध्रुव प्रबलता क्या हो जाती है आपकी, आधी हो जाती है, परंतु प्रभावी लंबाई अब भी कितनी है, L है। इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो, M2 किसके बराबर, ध्रुव प्रबलता गुणा प्रभावी लंबाई के बराबर। यहाँ से ये किसके बराबर, M/2 के बराबर। तो M2 का मान कितना है, M2 का मान है M/2। M1 का मान कितना है, M/2। तो M/2 दोनों समय मान आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं, बराबर प्राप्त हो रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, जहाँ मैं आपको गुण बता रहा था वहाँ कि चुंबक को कैसे काटने पर ध्रुव प्रबलता किस तरीके से बदलती है। यदि अक्ष के अनुदिश अक्ष के लंबवत काटते हो या अक्ष के अनुदिश काटते हो तो उसमें ध्रुव प्रबलता जो है वो किस प्रकार से आपकी चुंबक जो है उसकी बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं, यदि चुंबक को आप लोग क्या कर देते हो, मोड़ देते हो। अगला केस इसमें, यदि चुंबक को क्या कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए। जैसे आपके पास में चुंबक थी, इसे आपने क्या कर दिया, मोड़ दिया। L लंबाई की चुंबक थी और आपने इसे मोड़ दिया, ठीक है। L लंबाई के चुंबक को आपने क्या कर दिया, मोड़ दिया। अब ध्रुव प्रबलता कितनी, ये ध्रुव प्रबलता तो m ही होगी अब भी, ठीक है। तो अब चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, अब होगा ध्रुव प्रबलता गुणा प्रभावी लंबाई, दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी आएगी, दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी अब कितनी है, 2r है। कितनी है, 2r। तो m × 2r मान जो है आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। चुंबक की लंबाई कितनी है, ये जो प्रभावी लंबाई है ये L है। L के रूप में यदि आप लोग इसे लिखो तो कैसे लिखोगे, L के रूप में लिखोगे, आपके पास में ये कंप्लीट वर्थ होता है तो 2πr आता, अब सिर्फ πr आएगा, किसके बराबर है, πr जो आपका है वो L के बराबर है। तो यहाँ से r किसके बराबर है, L/π के इक्वल है, मान रखो यहाँ। तो M3 किसके बराबर, m × 2 × L/π के इक्वल है, m × L। तो M3 किसके बराबर, 2m/π के बराबर, 2m π जो है उसके ये मान क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 2m/π मान जो है वो प्राप्त हो गया। यदि आपके पास में दो चुंबक होती, अगला केस आपके पास में, यदि आपके पास में दो चुंबक होती और वो थीटा कोण के साथ में स्थित होती, जैसे एक की बजाय दो चुंबक आपके पास में होती और कितने कोण पर आप लोग उसे रख देते, तो थीटा कोण पर अगर आपने उन्हें रखा होता, ये S से N M1 और ये S से N M2, तो अब M4 जो आता वो कितना आता, वो आता m1² + m2² + 2m1 m2 cos थीटा का √। ये मान जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता, ठीक है। इस केस में M4 का मान कितना आपको मिलता, वो मिलता m1² + m2² + 2m1 m2 cos थीटा, यानी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। M4 या M से आप लोग इसे लिख सकते थे,
ठीक है, तो बचा हुआ इसका पार्ट जो है उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।